नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 15 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है केसजेवी और लीफजेनिया नाम की दो जीन थेरेपी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए केसजेवी और लीफजेनिया नाम की दो जीन थेरेपी को FDA ने अप्रूवल दे दिया, इसलिए न्यूज़ में। क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया नाम की दो डिजीज़ होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए केसजेवी और लीफजेनिया नाम की दो जीन थेरेपी को भी FDA ने अप्रूवल दे दिया है। तो अब इस आर्टिकल हम क्या क्या देखेंगे? इस आर्टिकल में हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे केसजेवी और लीफजेनिया के बारे में। ये दो जीन थेरेपी है, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम जीन थेरेपी के बारे में देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में और थैलेसीमिया के बारे में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले केसजेवी के बारे में। केसजेवी सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया, इसे मैन्युफैक्चर किसने किया? केसजेवी का मैन्युफैक्चर किया है, निर्माण किया है वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल एंड क्रिस्पर थेरेपेटिक्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल एंड क्रिस्पर थेरेपेटिक्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसकी स्टेम ब्लड सेल्स को क्रिस्पर CS9 के द्वारा एडिट किया जाता है। दरअसल क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जीन होता है जिसका नाम है BCL11A। ये जो जीन होता है इसका स्विचिंग होता है। स्विचिंग कैसे होता है? जीन बार बार ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब इसको स्विच होता है या ट्रांसफर होता है, इसकी स्विचिंग को रोकने के लिए ह्यूमन होता है, उसकी बॉडी से स्टेम ब्लड सेल को निकाला जाता है और उसको क्रिस्पर CS9, इसको आपने पढ़ा भी होगा, एक प्रकार की कैंची होती, इससे इसको काट के इसको एडिट किया जाता है। एडिट करके ये जो जीन होता है ये स्विच हो जाता है, इसकी स्विचिंग को रोका जाता है। तो ये जो हम बात करें ना केसजेवी थेरेपी के बारे में, इसमें स्टेम ब्लड सेल्स को क्रिस्पर CS9 द्वारा एडिट करके BCL11A ये एक जीन है, इसके स्विचिंग को रोका जाता है। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा केसजेवी थेरेपी के बारे में। अब हम देख लेते हैं लीफजेनिया के बारे में। लीफजेनिया में क्या होता है, इसमें वायरल एनालोपर के द्वारा, वायरल एनालोपर का यूज करके एक हेल्दी हीमोग्लोबिन होता है उसको बॉडी के अंदर डिलीवर किया जाता है। बॉडी में कोई अनहेल्दी जीन होता है या अनहेल्दी हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको हटाते हैं पहले, तो बाद में जो वायरल एनालोपर होता है उसका यूज करके बाहर से, कृत्रिम रूप से बाहर से हेल्दी हीमोग्लोबिन होता है उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बॉडी में डिलीवर किया जाता है। ये किस में होता है? ये लीफजेनिया में होता है। पहले क्या देखा था हमने? केसजेवी को देखा था। अब केसजेवी में क्या था? केसजेवी में जीन को एडिट किया जा रहा था और उसमें बाहर से डिलीवर किया जा रहा है। तो इन दोनों में फर्क समझ में आ गया। केसजेवी और लीफजेनिया के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे जीन थेरेपी में क्या होता है। दरअसल जीन थेरेपी में क्या होता है, इसमें जीनेटिक डिसऑर्डर, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? माता पिता से आनुवांशिक रूप से, ठीक है, आप में जो डिसऑर्डर यानी कमी आ जाती है, कोई डिजीज आ जाती है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। जीन थेरेपी में बाहर से जो जीन होते हैं ना, हेल्दी जीन होते हैं, उसको आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। आपका जो एक तो खराब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो डिफेक्टिव जीन है, उसको बाहर से अच्छा जो हेल्दी जीन है उसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है। जैसे आपकी बॉडी में ना कोई ऐसा जीन है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही या फिर आपको कोई नुकसान हो रहा है, आपको कोई डिजीज हो रहा है, तो इसमें जीन थेरेपी में क्या किया जाएगा, एक हेल्दी जीन होगा, उसको जो डिफेक्टिव जीन है उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। डिफेक्टिव जीन को बाहर निकाल दिया जाएगा और जो हेल्दी जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जीन थेरेपी का प्रोसेस है। जीन थेरेपी को सबसे पहले 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पर धीरे धीरे लगातार विकसित तो किया जा रहा है, धीरे धीरे विकास किया जा रहा है, जिससे क्या इसमें जो भी गलतियां होती है, जो भी त्रुटियां होती है, उसको कम कर दिया जा सके। अब हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल डिजीज क्या होता है? सिकल सेल डिजीज को समझने से पहले आपको RBC को समझना पड़ेगा। RBC किस प्रकार से काम करती है। देखो RBC कैसे काम करती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड्स होता है, ब्लड सेल, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो जाता है लंग्स में, तो लंग्स में हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी को ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? RBC करती है। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ये हमारी बॉडी से जो लंग्स होता है वहाँ से ब्लड को, ऑक्सीजन को भी साथ में, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड को कैरी करता है। तो RBC होती है वो
ब्लड के साथ ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में फैला देती है, संचरण कर देती है। ये काम है आरबीसी का। फिर जो ये तो प्योर ब्लड होता है जो हमारे शरीर में जा रहा है ना, ये प्योर ब्लड होता है। बाद में जो खराब ब्लड होता है, जो अपशिष्ट ब्लड होता है, खराब ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला ब्लड होता है उसको क्या करता है ये आरबीसी, ये वापस पूरे शरीर से लाके लंग्स में डाल देता है और लंग्स में फिर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दो प्रोसेस होता है, एक तो लंग्स से शुद्ध ब्लड यानी प्योर ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना, ठीक है, इसके साथ में ऑक्सीजन होता है जो पूरे शरीर में जाएगा। फिर जो शरीर से अपशिष्ट ब्लड है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लाना, और लंग्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, जो अपशिष्ट ब्लड है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये कौन करता है, आरबीसी करती है। तो आरबीसी का काम आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, वैसे जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है कि वो आसानी से जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती है उसमें फ्लो कर सकता है। बट जो सिकल सेल एनीमिया में है ना, आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और आरबीसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, ये जेनेटिकली चेंज होता है। और चेंज होकर कैसा बन जाता है, ये एक डिस्क होती है ना, जैसे कि मून होता है, आधा कटा हुआ मून होता है या डिस्क होती है, वैसा बन जाता है। तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है क्रेसेंट नुमा, या आधा कटा हुआ जो मून होता है, चंद्रमा होता है, वैसा हो जाता है। अब इस प्रकार से होगा तो जो हमारी वेसल होती है उसमें आसानी से फ्लो कर नहीं पाएगा, आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर नहीं आएगी। तो क्या होगा, पेन होगा, हमारा जो ऑक्सीजन उसकी कमी हो जाएगी, तो डेथ भी हो सकती है। तो ये किससे होता है, ये होता है सिकल सेल एनीमिया डिजीज में। ये एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें ये सारी देखने को मिलती है। सिकल सेल एनीमिया जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें जो आरबीसी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो आकार होता है वो क्रेसेंट नुमा या एक डिस्क नुमा हो जाता है। इसमें जो आसानी से फ्लो कर नहीं पाएगा, बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर पाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। हर साल इंडिया में ना 30 से 40 हज़ार बच्चे हैं ना वो इस प्रकार की बीमारी लेके पैदा होते हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसीज है। तो बच्चे पैदा लेकर ही, मतलब ऐसे नहीं कि नया हो गए, नहीं, ये बच्चे अपने माता पिता से, पेरेंट्स से लेके बर्थ होता है उनका या पैदा होते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, बच्चे होते हैं ना उनकी बॉडी में ब्लड बनता ही नहीं है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज, इसमें ब्लड नहीं बनता है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो आरबीसी थी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, ठीक है। बट हम थैलेसीमिया की बात करें, इसमें ब्लड ही नहीं बनता है। जब बच्चे में ब्लड बनेगा ही नहीं तो ब्लड कैसे उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ब्लड के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये ब्लड बाहर से डाला जाएगा, उसमें ना हीमोग्लोबिन बनेगा ना ब्लड बनेगा। ब्लड नहीं बनेगा तो ब्लड को बाहर से डालना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से ब्लड डालोगी तो उसमें क्या होगा, कई सारे और भी पदार्थ चले जाएंगे तो नुकसान होगा, उसको बार बार साफ करना पड़ेगा। तो थैलेसीमिया में बच्चों की बॉडी में ब्लड नहीं बनता है, ये भी एक इनहेरिटिक या जेनेटिक डिजीज है। इनहेरिटिक मतलब पेरेंटल है, आपके पेरेंट्स में है फिर आप में भी हो जाएगी, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसकी भी कमी होगी। और जो आपके बॉडी में प्रोटीन बनता है, हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन बनता है वो किसी ब्लड से बनता है, तो ब्लड ही नहीं है तो आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनेगा नहीं, तो बाहर से डालना पड़ेगा। क्या क्या सिम्टम है, क्या हो जाता है, आपको फटीग होती है, थकावट होती है, हार्ट बीट होती है ना वो इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर मीन्स कभी फास्ट हो रही है कभी धीमे हो रही है, जो बीपी हाई और लो हो जाती है, जो श्वसन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इससे क्या डेथ भी हो सकती है। और भारत में हर साल 1.5 लाख जो बच्चे हैं ना वो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित होकर पैदा होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रूशियल बीमारी है। और इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड को बाहर से चढ़ाना पड़ेगा, बाहर से जो कृत्रिम रूप से बच्चों में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या डालना पड़ेगा, तभी इसको ट्रीट किया जा सकता है। पूरा आर्टिकल हमने आराम से अच्छे से देखा इसके बारे में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। अभी स्कीम तो अभी की नहीं है, स्कीम काफ़ी पुरानी है। अभी क्या हुआ है, अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, इसकी सीरीज 4 है वो आने वाली है, उसके लिए ओपन किया जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में। तो न्यूज़ अपनी खास है नहीं हमारे लिए, हमारे जो स्कीम इंपॉर्टेंट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। इस स्कीम को जानने से पहले हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ये स्कीम लाई क्यों थी। दरअसल क्या होता है, हमारे भारत में है ना गोल्ड को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो लोग बाग गोल्ड को खरीदेंगे, कई सारी स्थिति, अगर शेयर मार्केट है वो टूट रहा है तो लोग बाग गोल्ड को खरीदेंगे। तो गोल्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। गोल्ड को एक तो ज्वेलरी के पर्पज़ से खरीदते हैं और इन्फ्लेशन वगैरह के पर्पज़ से भी खरीदते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है। इम्पोर्ट बढ़ेगा तो हमारा जो पूरा ओवरऑल जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो नुकसान होगा, बिकॉज कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होगा डॉलर के मुकाबले, डॉलर हमारा बाहर जाएगा, तो इससे क्या नुकसान तो होगा ही ना, क्योंकि बाहर से खरीदना पड़ रहा है।
तो इंपोर्ट को कम करने के लिए, गोल्ड की इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि भारतीय जो इंडियन है वो गोल्ड को कम खरीदे। देखो, ज्वेलरी पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं वो तो चलो खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, बट जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं उनको एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके उसमें करे, ऑप्शन में उसमें जो इन्वेस्ट करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको चाहिए गोल्ड खरीदना है, ठीक है, आप चाहते हो भाई गोल्ड खरीदो, क्यों खरीद रहे हो? कि भाई गोल्ड की प्राइस है वो कभी कम नहीं होंगी, गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ेंगे, ऐसा ही आप चाहते हो, यही सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हाँ, इन्वेस्टर बोलेंगे हाँ मैं यही सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। तो इन्वेस्टर बोलेंगे क्या हमारे पास ऑप्शन है? तो आप क्या करिए, आप जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड खरीद रहे हो, 1 ग्राम गोल्ड के बदले मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, गवर्नमेंट बोलेगी मैं आपको एक पेपर दे रही हूँ, वो पेपर है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा, उस पेपर को आप जमा करवा दो, मतलब बैंक में वो जमा हो जाएगा। बदले में जब आपकी मेच्योरिटी टाइम है 5 साल 6 साल 7 साल बाद जब मेच्योर हो जाएगा, मिनिमम 5 साल होता है और मैक्सिमम मतलब 8 साल बाद में आप इसे निकाल सकते हो, मिनिमम 5 साल तक, 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। तो 5 साल या 8 साल के बीच में आप आओ और इसको निकाल के जाओ। उस टाइम में जो गोल्ड के प्राइस होंगे, पहली बात आपको प्राइस वही मिल जाएंगे, जैसे कि अभी 50,000 एक 10 ग्राम का 50,000 है, उस टाइम में है 1.5 लाख, तो आपको वो 1.5 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। पहली बात तो आपका लाख रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है जी, अच्छी स्कीम है। तो क्योंकि गोल्ड को आप इन्वेस्ट कर रहे थे कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो आपको हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बता दिया कि आप इन्वेस्ट कर लो। दूसरी बात है क्योंकि लोगों को ये भी लगेगा यार पेपर है, भरोसा नहीं है, गोल्ड तो फिजिकली हमारे पास रहेगा, तो गवर्नमेंट बोला रुको रुको रुको, हम आपको एक और ऑफर देते हैं, ठीक है। इस पर हम ये एक क्या है, बॉन्ड है। अब बॉन्ड है तो इस पर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रेवेन्यू, सॉरी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको। तो आपको 2.5% आपको ब्याज मिलेगा। दूसरा फ़ायदा हो गया, पहला तो गोल्ड के एवज में आप रख सकते हो, तो आपको कलेक्ट करके रखना नहीं पड़ेगा, चोरी होने का खतरा नहीं है। दूसरा आपका फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इसके बदले में ब्याज मिलेगा, 2.5% आपको ब्याज मिल गया। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिट होगा, जैसे 50,000 था उससे 1 लाख रुपये सीधे प्रॉफिट हो गया। ये किस पे प्रॉफिट हुआ? ये उस बॉन्ड पे प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर जो बॉन्ड पे प्रॉफिट होगा उस पर भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको 3 फायदे हो रहे हैं, एक तो आपको सिक्योर नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा आपको सेफ रखने की दिक्कत नहीं है, तीसरा क्या है? तीसरा फायदा ये है कि आपको प्रॉफिट में हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक ये है आपको ब्याज भी मिल रहा है। इतने सारे फायदे हैं, तो आप अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करोगे उसमें तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, आपकी स्कीम समझ में आ गई, बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब देखो 2015 में गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए कि हमारा इंपोर्ट कम करना है, इस चक्कर में गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेके आई। इसमें क्या होता है, गोल्ड को एक टोकन के रूप में, एक बॉन्ड के रूप में रखा जाता है, बदले में आपको पैसे दे दिए जाते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है, ठीक है। इसको कौन इश्यू करता है? इसको आरबीआई द्वारा इश्यू किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट की, मतलब बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई से इश्यू करती है। इसके फीचर क्या आता है? फीचर इसमें क्या है कि मिनिमम आप है ना 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो, कम से कम आपको 1 ग्राम तो खरीदना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे हम ही खरीद सकते हैं, हाँ आप खरीद लो, बट आपको कम से कम 1 ग्राम तो खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपके जेब में 50-60 हज़ार रुपये तो आप खरीद लो, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि कोई भी व्यक्ति है ना, मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है वो 4 किलो खरीद सकता है, इंडिविजुअल 4 किलो खरीद सकता है। तो हमारे लिए तो बहुत है भाई, 4 किलो कम चीज़ थोड़ी है, तो इंडिविजुअल के लिए तो वैसे ही बहुत है। फिर हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी मैक्सिमम 4 किलो खरीद सकती है। और जो ट्रस्ट वगैरह है ना, एनजीओ वगैरह, वो मैक्सिमम 20 kg, मिनिमम 1 kg और मैक्सिमम इंडिविजुअल 4 kg और ट्रस्ट वगैरह है वो 20 kg खरीद सकते हैं, ठीक है जी। इस पर इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा? क्योंकि 1 डे तो इस पर 2.5% इस पर ब्याज मिलेगा, जो कि प्रति वर्ष हर वर्ष मिलेगा 2.5% इन जो एनुअल ब्याज मिलेगा इस पर। एक और चीज़ याद रखना, ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो ब्याज लग रहा है ना, ब्याज के बाद में आपको टैक्स लग रहा है, जो ब्याज मिलेगा ना आपको 2.5% का, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स नहीं देना, ओनली इस ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा, आपके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टेन्योर कितना होता है? 8 साल का टेन्योर होता है। इसमें 5-6 साल, मतलब मिनिमम 5 साल रखो, उसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हो। जो टेन्योर होता है 8 साल का, उसके बाद तो आप निकाल ही लो, बट 5 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते, 5 साल के बाद में 6 साल 7-8 साल कभी भी आप निकाल सकते हो। अब इसकी वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी? वैल्यू काउंट की जाएगी गोल्ड के बराबर। आपका गोल्ड का जो वैल्यू है ना उस टाइम में, उसके हिसाब से इसकी भी वैल्यू होगी। गोल्ड अगर 50,000 का 1.5 लाख का हो गया तो आपको 1.5 लाख मिलेंगे। गोल्ड 10 रुपये का हो गया 8 साल बाद में तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उसके एवज में आपको
उस टाइम के पैसे मिलेंगे। इश्यू कौन करती है? आरबीआई करती है, ठीक है। अब कोई इस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि बॉन्ड है और बॉन्ड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे देखने से पहले देख लो कि ये कहाँ का मिल सकता है आपको जो कमर्शियल बैंक है वहाँ मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस में मिल सकता है, साथ ही जो बीएससी एनएससी है वहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल जो बैंक है, पेमेंट बैंक है, जो पेटीएम वगैरह, वहाँ से इसे आप नहीं खरीद सकते हो। ये चीज़ याद रखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से आप इसे नहीं खरीद सकते हो, बाकी कहीं भी खरीद सकते हो। बेनिफिट हम देख ही चुके हैं पहले, तो कोलेटरल के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो भी टैक्स भी आपको मिलता है, ठीक है, टैक्स में भी आपको छूट मिलती है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी बेनिफिट है। इंपोर्ट कम हो जाएगा हमारे, ये भी लाभ हो रहा है आपको, ठीक है। गोल्ड की प्राइस में जो भी वर्दी होगी, इंक्रीज होगा, उसके एवज में आपको पैसे मिल जाएंगे, ये भी आपको फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ में ये होगा कि आपको रखना नहीं पड़ेगा घर में जमा करके, तो आप सिक्योर बैंक में रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ स्टोर के रखने का खतरा नहीं है, तो ये सारा आपको फ़ायदा है। और गवर्नमेंट लेके आई स्कीम, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। तो ये पूरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। देखो न्यूज़ में क्यों है, ये हमारे लिए खास है नहीं, हम देखेंगे क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है? क्यूरेटिव पिटीशन में होता है कि आप पहले कोर्ट में गए, ठीक है, कोर्ट ने आपको सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देती है। अगर हाई कोर्ट में मुश्किल आती है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसे फाइनल आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया कि भाई साहब आप है ना दोषी हो, आपको तो सजा है ना मौत दी जाती है। अब आप क्या करोगे? आपको लगता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ, मेरी तो प्रॉपर सुनवाई हुई नहीं है, तो अब मेरी प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई तो मैं क्या करूँ? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम बैकग्राउंड बाद में देखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप है ना क्यूरेटिव पिटीशन दे सकते हो या रिव्यू पिटीशन दे सकते हो। तो ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ना, ये एक प्रकार की रिव्यू पिटीशन ही है, थोड़ा रिव्यू पिटीशन से डिफरेंट है, उससे थोड़ा अलग वर्जन है, बस एक प्रकार का इसमें रिव्यू होता है। जो भी आपको जजमेंट मिल जाती है उसका आप रिव्यू करवा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया ना, तो व्यक्ति उसका रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आपने जो रिक्वेस्ट दी है, आपने जो जजमेंट दिया है, प्लीज़ एक बार करके इसको रीएवैल्यूएट कर दो, एक बार इसकी जांच कर लो कि आपने जो जजमेंट दिया वो सही दिया है गलत दिया है। तो जो व्यक्ति होता है जिसको सजा सुना दी गई, तो वो इसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है कि जो आपने जो जजमेंट दिए कृपया एक बार इसकी जांच कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो इसकी जांच कर लो। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सर्वप्रथम जो 2002 है, 2002 में अशोक खुर्रा वर्सेज अशोक खुर्रा, मतलब रूपा अशोक खुर्रा जो वाइफ थी रूपा अशोक खुर्रा और वर्सेज अशोक खुर्रा, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, रूपा का अशोक खुर्रा और अशोक खुर्रा एक केस आया था 2002 में। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, अनजस्टिस हुआ है, तो वो इसके खिलाफ जो भी जजमेंट दिया गया है, रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद में क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फाइनल निर्णय जो वर्डिक्ट दिया है उसके बाद में व्यक्ति है रिलीफ के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है। तो सर्वप्रथम 2002 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एम क्या है? जो कि जस्टिस में त्रुटि रह जाती है, ठीक है, जो जस्टिस में एरर रह जाता है, उस एरर को ठीक करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारे संविधान का जो आर्टिकल है ना 137 उसमें भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट है जो अपना कोई भी निर्णय उसका रिव्यू कर सकता है, अपने कोई भी जजमेंट का रिव्यू कर सकता है। तो क्या कोई भी व्यक्ति इसमें जा सकता है ये मांग करके? नहीं, हमारे जो भी डिसीजन दिया उसके खिलाफ हमें क्यूरेटिव पिटीशन, नहीं, कोई भी नहीं जा सकता है। सबसे पहले उसकी जो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज हो गई होनी चाहिए। हम रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी देखेंगे भी। तो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज हो गई होनी चाहिए। उसके बाद में उसके एक प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, मुझे जो डिसीजन दिया गया था, जो जजमेंट दिया गया था, उसमें मेरे को सुना भी नहीं गया था, मेरी जो बातें थी उसको सुना भी नहीं गई थी, सुनी भी नहीं गई थी, इसलिए मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है। मेरे साथ जो प्रिंसिपल लॉ ऑफ जस्टिस होता है वो भी पालन नहीं हुआ था। उसमें क्या सबको बोलने का अधिकार होता है, सबके साथ सुनवाई होनी चाहिए, तो वो जो है वो भी फॉलो नहीं हुआ था, इसलिए ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब मेरे जो जजमेंट है उसको एक बार आप रिव्यू करो, ठीक है। उसके बाद में ये जो इसकी एप्लीकेशन थी ये सीनियर जज होते हैं उनके पास जाएगी, और जिन जज ने उसका जजमेंट दिया था उनके पास भी जाएगी। सारे मिलकर मेजोरिटी से फैसला लेंगे कि इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगेगा एक्सेप्ट करना चाहिए तो इस पर बाद में जांच होगी, पूरा रिव्यू होगा, जहां से स्टार्ट से पूरा इस पर जांच होगी, बातें होगी, पूरी प्रोसेस चलेगी जो अदालत में चलेगी। ये जो अदालत में प्रोसेस चलेगी ये ओपन नहीं चलेगी, ये क्लोज अदालत जो चैम्बर होता है वहाँ पर ही प्रोसेस चलेगी। वो मतलब मोस्ट ऑफ तो वहीं चलती है, बाद में ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर इसी ओपन अदालत में, ओपन कोर्ट में भी सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। इसमें जो सीनियर काउंसिल होती है वो उसको भी हेल्प दिया जाता है। सीनियर काउंसिल क्या होती है?
ये जज की सीनियर काउंसिल होती है, उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, अब एक बार हम रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में देख लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो रिव्यू पिटिशन क्या होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया गया है, उसके खिलाफ रिव्यू हो जाता है, भाई आपने जजमेंट दिया है, एक बार इसकी रिव्यू कर लो। और क्यूरेटिव पिटिशन है, ये लास्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है, मतलब आपने है ना, आपके पास अब कोई रिसोर्स नहीं बचा है, आपने सब कुछ करके देख लिया, रिव्यू पिटिशन भी कर दी, सब कुछ करके देखा, और उससे आपको फायदा नहीं हुआ है, फिर भी आपको तो सजा सुनाई जा रही, तो फाइनल रिसोर्स के रूप में, लास्ट रिसोर्स के लिए आप क्यूरेटिव पिटिशन को यूज कर सकते हो। तो रिव्यू होता है वो लास्ट नहीं होता है, रिव्यू खारिज होने के बाद ही क्यूरेटिव पिटिशन को लाया जा सकता है। तो जो रिव्यू पिटिशन है वो एरर के लिए लाई जाती है, और जो क्यूरेटिव पिटिशन होती है वो लाई जाती है रिव्यू पिटिशन के खारिज होने के बाद में। पहले आपने रिव्यू पिटिशन की, वो खारिज होगी, उसको जज ने नहीं सुना, उसके बाद में आप क्यूरेटिव पिटिशन ला सकते हो। ठीक है, इसे एरर ठीक करने के लिए रिव्यू पिटिशन को लाया जाता है, और क्यूरेटिव पिटिशन है उसको एरर ठीक नहीं, इसमें पूरी जांच होगी, शुरू से लेकर स्टार्ट तक, फिर से पूरा जजमेंट सुनाया जाएगा। ठीक है, और रिव्यू पिटिशन है वो ओपन कोर्ट में होती है, और जो क्यूरेटिव पिटिशन है वो ओपन कोर्ट में नहीं होती, जनरली ये चैम्बर में होती है, बट बाद में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर इसे ओपन कोर्ट में भी सुनवाई की जा सकती है। ये पूरा रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन से संबंधित है। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ढोकरा शिल्प कला के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, अभी छत्तीसगढ़ का एक इंस्टीट्यूट है, वो 4000 साल पुराना हमारा ढोकला जो शिल्प कला है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में ढोकरा शिल्प कला के बारे में बात करें तो ये एक ट्राइबल शिल्प कला है, और इसका जो नाम है ढोकला, ये नाम लिया गया है, एक ढोकला ट्राइब है मध्य भारत में, जो लोहार जनजाति होती है, लोहार जनजातियों से एक ढोकला ट्राइब होती है, लोहार जनजाति के अंतर्गत ही एक ढोकला ट्राइब होती है, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है ढोकरा। ठीक है, ढोकरा शिल्प कला है वो उनके नाम पर, ये ट्राइब होती है उनके नाम पर ही ढोकरा शिल्प कला रखा गया है। ये 4000 साल पुरानी है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्राइब होती है ना, वो एक टेक्निक का यूज करके शिल्प कला बनाती है या मूर्तियां बनाती है। कौन सी टेक्निक का यूज करती है, वो करती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करती है, जिसे काई प्रोड्यूस टेक्निक भी कहते हैं। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, एक कोई भी मोम होती है ना, मोम को किसी भी मतलब बर्तन होता है, पहले मोम को एक मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, मोम की मूर्ति बनाकर उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। अब मोम की जो मूर्ति होती है सूखी, उसके बाद में जो भी आपको प्लास्टिक है या फिर जो लोहा है उसको उसके ऊपर परत चढ़ाई दी जाए। जैसे पहले मूर्ति बन गई है, फिर जो लोहा की मूर्ति बना दी आपको उसके ऊपर परत चढ़ा दो, पिघले हुए लोहे को उसके ऊपर चिपका दो। ठीक है, फिर या फिर आपको मिट्टी की बनाई तो उसके ऊपर चिपका दो। फिर एक टाइम के बाद में क्या हुआ कि वो सूख जाएगा, जो लोहा है वो सूख जाएगा या फिर जो मिट्टी है वो सूख जाएगी। उसके बाद में एक छेद से जो मोम है ना उसको गर्म करके पिघाल के बाहर निकाल दो तो आपकी मूर्ति बन जाएगी। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में मोम होती है, जो वेस्ट वैक्स होती है, उसको एक मूर्ति बना दो, सूखने के बाद के उसके ऊपर लोहा बना दो, और लोहे की परत को फिर पिघाल के बाहर निकाल दो, मतलब जो वैक्स होती है उसको बाहर निकाल दो, और फाइनल जो आपकी मूर्ति बनेगी वो लोहे की बन जाएगी। फिर पिघला हुआ मोम जो लोहा होता है उसके अंदर डाल दो और मूर्ति आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी है। इसमें किस किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो इसमें नेचर होता है, प्रकृति, उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती है, और जो बर्ड है, एनिमल है, देवी देवता है, इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती है। आज के टाइम में ये खतरे में हो रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो ये पूरा हमारा ढोकला शिल्प कला के बारे में था। ढोकला शिल्प कला जो कि ढोकरा ट्राइब के नाम पर इसका नाम रखा गया था, 4000 साल पुरानी है। तो देख लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है केनसूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में। न्यूज़ में क्यों, न्यूज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। केनसूर फॉरेस्ट डिजीज की बात करें तो ये एक प्रकार का मंकी फीवर है। इसे मंकी फीवर भी कहा जाता है या टिक बोर्न वायरल हेमोफिलिक फीवर भी कहा जाता है। ये किससे होता है, जो टिक होती है ना उसमें वायरल फीवर हो जाता है, उससे ये हो जाता है। ये एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन में होती है। पहले एनिमल में होती, उसके बाद ह्यूमन में भी हो सकती है। तो ये एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, सबसे पहले इसका कहाँ देखा गया था, 1956 में से कर्नाटक की कैंसूर फॉरेस्ट में देखा गया था। तो ये कैंसूर फॉरेस्ट, इसके नाम पर इसका नाम जो पड़ा है कैंसूर डिजीज पड़ा है। तो 1956 में कर्नाटक की कैंसूर फॉरेस्ट में सबसे पहले इसे देखा गया था। तो सबसे पहले ये बंदर में हुई थी, तो बंदर से बाद में इंसानों में फैल गई। ठीक है, इसलिए इसे जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि एनिमल टू ह्यूमन में होती है। अब ये कैसे फैलती है, जो टिक होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ के आप जाओगे उसके कांटे वगैरह आपको चुभ गए तो उससे फैल सकते हैं, क्योंकि टुक में जो टिक है ना पेड़ वगैरह, उसमें जो कांटों में फैल सकता है, उसमें वहाँ पर एक वायरस होता है, वो आप पे फैल सकता है। ठीक है, एनिमल से भी फैल सकती है, आप वो इन्फेक्टेड एनिमल के चक्कर में आओगे तो भी आप फैल सकते हो। कैसे आपको प्रिजर्व करना है, जब आप जाओगे मतलब वहाँ जाओगे आप फॉरेस्ट वगैरह में, तो आपको किट यूज़ करनी है ताकि आप उसके संपर्क में ना आओ, तो भी आप खुद को बचा सकते हो।
साथ ही साथ में इसमें एक सिम्टम क्या होता है, बुखार आ सकता है, जो हमारी मसल्स होती है उनमें पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, बीपी हो जाती है वो लो हो जाती है, और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये पूरा आर्टिकल था कैंसर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।